नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 15 तरंग और इसका अभ्यास क्रमांक है 19। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनके उत्तर याद करना है। तो आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। किसी ध्वनि तरंग में विस्थापन निस्पंद दाब प्रस्पंद होता है और विस्थापन प्रस्पंद दाब निस्पंद होता है। हाँ, यह सही है कि जब ध्वनि की तरंग माध्यम में गमन करती है तो दाब में परिवर्तन होता है। अब ये दाब में परिवर्तन शीघ्रता से होता है, लाप्लास का नियम कहता है। उन्होंने बताया कि ध्वनि की तरंग जब गमन करती है तो उस स्थिति में वातावरण में अणु जो हैं, गैसों के अणु, वो पास पास आते हैं और दूर दूर जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्पंद और निस्पंद होते हैं। प्रस्पंद यानी कि जहां पर आप गैस के अणु फैल जाते हैं, और निस्पंद यानी कि वह स्थान जहां पर ये इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि विस्थापन का निस्पंद दाब का प्रस्पंद है। तो देखिए, ध्वनि तरंग में विस्थापन निस्पंद के स्थान पर माध्यम के कणों के मध्य की दूरी सबसे कम होती है, अर्थात वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। अब जब पास पास आ जाते हैं तो घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है तो दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ जाता है तो इसको हम दाब का प्रस्पंद कहेंगे। सीधी सी बात है। और इसका विपरीत यदि विस्थापन में प्रस्पंद है, यानी कि विस्थापन में कण जो हैं वो दूर दूर चले गए हैं, उनके मध्य की दूरी बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वायु का दाब सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि अणु दूर दूर है, माध्यम विरल हो गया, विरल माध्यम है तो दाब कम हो जाएगा। तो दाब का कम होना दाब का निस्पंद कहलाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विस्थापन का निस्पंद दाब का प्रस्पंद है, और विस्थापन का प्रस्पंद दाब का निस्पंद कहलाता है। अब बी वाला प्रश्न देखते हैं कि आंख न होने पर भी चमगादड़ अवरोधों की दूरी, दिशा तथा प्रकृति तथा आकार सुनिश्चित कर लेते हैं। ये चमगादड़ों का एक प्रकार से प्रकृति प्रदत्त उपहार है उनके लिए। वो अंधेरे में भी अच्छी तरह से उड़ पाते हैं, उन्हें अवरोधों का पता चल जाता है। इसका मूल कारण है कि उनके अंदर एक प्रकार की क्षमता पाई जाती है। वे जब उड़ान भरते हैं तो अति उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं। हम जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, और यदि तरंग की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है तो ऐसी तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहेंगे, और ऐसी ही तरंगे चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न की जाती है जब वो उड़ान भरते हैं। अब ये हम नहीं सुन सकते, हमें तो सुनाई नहीं देती, पर वो संवेदनशील होते हैं इन पराश्रव्य तरंगों के लिए। अब ये तरंगे क्या होता है कि उनकी गति के साथ साथ आगे की ओर बढ़ती रहती हैं, परंतु जब कोई माध्यम में या जब कोई मार्ग में अवरोध आ जाता है तो ये वहां से लौट कर आती हैं। लौट कर आने वाली तरंग चमगादड़ जब रिसीव करते हैं तो उनका मस्तिष्क उनको जानकारी दे देता है कि किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस आकार का और प्रकृति का अवरोध है। यहाँ पर कई बातें हो सकती है कि डॉपलर प्रभाव भी कार्य कर जाए, और उत्पन्न होने वाली तरंग और वापस लौट कर आने वाली तरंग की आवृत्तियों में जो अंतर हुआ है उसको वह महसूस करके और पता लगा रहे कि कितनी दूरी के ऊपर है और किस आकार का है, गतिशील है या स्थिर है। तो ये सारी जानकारियां जो है चमगादड़ के मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाती हैं, और वो उस चमगादड़ को निर्देशित कर देता है कि इस दिशा से उड़ना पलट जाना चाहिए, और वह अपनी दिशा को बदलते रहते हैं, और उनकी उड़ान जो है वो एक निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ जाती है बिना किसी अवरोध से टकराए या हानि पहुंचे। अब आइए हम लोग सी अभ्यास देखते हैं। वायलिन तथा सितार के स्वरों की आवृत्तियां समान होने पर भी हमें दोनों में उत्पन्न स्वरों में भेद कर लेते हैं। देखिए क्या है कि सितार और वायलिन अगर दोनों को एक साथ बजाएंगे तो हमें महसूस होगा कि दोनों जो हैं वो अलग अलग यंत्र बज रहे हैं, जबकि गणितीय रूप से देखें तो हो सकता है उनकी आवृत्तियां समान हो, उनकी तीव्रताएं समान हो। तो समान तीव्रता हो सकती है, समान आवृत्तियां हो सकती है, पर फिर भी उनकी ध्वनि में हम अंतर कर पाते हैं। ऐसा कैसे संभव है? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि वायलिन तथा सितार एक ही आवृत्ति का स्वर उत्पन्न करने पर भी उनकी ध्वनि का एक गुण, जिसे गुणता या क्वालिटी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है, उसमें भिन्नता होती है। विभिन्न उपकरणों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि में तरंगाग्र की प्रकृति तथा अधिस्वरों की संख्या भिन्न भिन्न होती है।
अब यहाँ तो भिन्नता हो सकती है, जो तरंगाग्र उत्पन्न हो रहा है उसके आकार प्रकार में, उसकी प्रकृति में भिन्नता हो सकती है। तो इस कारण से क्या होगा कि उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि के अंदर ये जो गुणता वाला जो गुण है ये आ जाएगा, और इस गुण के कारण से हम पहचान लेंगे कि यह किस उपकरण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है। नेक्स्ट डी है, ठोस अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगों का पोषण कर सकते हैं, जबकि गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचरित हो सकती है। ठोस के अंदर तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे गमन कर सकती हैं, जबकि गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंगे ही उत्पन्न होती हैं। गैसों में कभी भी अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं होती। तो देखिए, किसी भी माध्यम में तरंग संचरण के दो गुणों का होना आवश्यक है। यदि हम किसी माध्यम में या किसी वस्तु में तरंग उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसमें दो बातें होना चाहिए, एक तो प्रत्यास्थता और दूसरा जड़त्व। इन दोनों के अभाव में वहां पर तरंग उत्पन्न नहीं होगी। तो जब किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग संचरित होती है तो माध्यम में अपरूपण विकृति उत्पन्न होती है। अपरूपण विकृति के कारण ही अनुप्रस्थ तरंगें संचरित होती हैं। ठोस में निश्चित आकार होता है तथा अपरूपण विकृति पाई जाती है। अब ठोसों का तो निश्चित आकार होता है, इस कारण से उनके आकार में यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसे अपरूपण विकृति कहते हैं, जबकि गैसों का निश्चित आकार नहीं होता। जब आकार नहीं होता तो अपरूपण विकृति भी नहीं होती, इस कारण से उनमें अपरूपण विकृति नहीं पाई जाती। अब जब अपरूपण विकृति उत्पन्न नहीं होगी तो अनुप्रस्थ तरंग भी संचरित नहीं होगी। तो यही कारण है कि गैसों के अंदर अनुप्रस्थ तरंगें संचरित नहीं होगी, ठोस में यह संभव है। अब यदि हम अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करें तो अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के लिए आयतन प्रत्यास्थता की आवश्यकता होती है, बल्क मॉडुलस इसकी आवश्यकता होती है। ठोस तथा गैस दोनों में आयतन प्रत्यास्थता पाई जाती है। इसका मतलब ठोस में भी अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होंगी, गैसों में भी हो जाएंगी। तो ठोस तथा गैस अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित करते हैं, पर अनुप्रस्थ तो केवल ठोस में ही उत्पन्न होगी, गैस में ये उत्पन्न नहीं होगी। और इसका चौथा वाला है कि परिक्षेपी माध्यम में संचरण के समय स्पंद की आकृति विकृत हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? परिक्षेपी माध्यम इसका मतलब डिस्पर्सिव मीडियम यानी कि फैलता हुआ माध्यम है। इसमें संचरित होती हुई स्पंद जो पल्स होती हैं उसमें विभिन्न तरंगे होती है और ये तरंगे अध्यारोपित होती हैं। ये तरंगे जो है विभिन्न तरंगदैर्ध्य की होती हैं और ये भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल से गमन भी करती हैं। अब इनकी तरंगदैर्ध्य अलग अलग है, इनकी चाल अलग अलग है और फिर इनका अध्यारोपण हो गया, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप जो तरंग होगी उसकी आकृति और प्रकृति जो होगी वो बदल जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी आकृति में विकृति पैदा हो जाती है। तो ये हमारा अभ्यास क्रमांक 19 था। अब आइए हम लोग अभ्यास क्रमांक 20 पर बात कर लेते हैं। रेलवे स्टेशन के बाह्य सिग्नल पर खड़ी कोई रेलगाड़ी शांत वायु में 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की सीटी बजाती है। जब ट्रेन खड़ी हुई है तो उससे उत्पन्न होने वाली सीटी की आवृत्ति है 400 हर्ट्ज। नंबर 1, प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक के लिए सीटी की आवृत्ति क्या होगी? हमें बताना है कि इस सीटी की आवृत्ति क्या होगी, यानी कि न्यू डैश का मान हम बताएंगे। ए, जब ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की चाल से प्लेटफॉर्म की ओर गतिशील है, यानी कि यूएस सोर्स की स्पीड जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है? प्लेटफॉर्म की ओर यानी कि श्रोता की ओर। एक तो इस स्थिति में बताना है, दूसरा वो कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड चाल से प्लेटफॉर्म से दूर जा रही है, यानी कि यूएस फिर 10 मीटर पर सेकंड है, पर ये जो है ये श्रोता से दूर जा रही है। तो उस स्थिति में हमें बताना है। सेकंड बात करना है कि दोनों ही प्रकरण में ध्वनि की चाल क्या है। शांत वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड लीजिए, यानी कि u जो है वो 340 मीटर प्रति सेकंड है। ये डॉपलर प्रभाव का प्रश्न है और डॉपलर प्रभाव में हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है वो इस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। न्यू डैश आभासी आवृत्ति है, बराबर होगा न्यू जीरो और u अपॉन u माइनस प्लस यूएस। यहाँ u ध्वनि की चाल है, यूएस स्रोत की चाल है, न्यू वास्तविक आवृत्ति है और न्यू डैश जो है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आवृत्ति सुनाई देती है वो है। तो ए स्थिति के अंदर हम माइनस का चिन्ह लेंगे, जब दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है तो आवृत्ति का मान बढ़ जाता है, यानी कि न्यू डैश बराबर न्यू जीरो
u अपॉन u माइनस us। इसकी सहायता से हम न्यू डैश निकालेंगे, तो न्यू डैश का मान हो जाएगा 400 और u का मान है 340 और नीचे आ जाएगा 340 ऋण 10। जब आप इसको हल करोगे तो न्यू डैश का मान प्राप्त होता है 412.12 हर्ट्ज, यानी कि ये वाली आवृत्ति सुनाई देगी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को। अब बी पार्ट अगर करें तो बी में ये कहता है कि ट्रेन दूर जा रही है, यानी कि प्लेटफॉर्म से दूर जा रही है। उस स्थिति के अंदर न्यू डबल डैश लगा दें तो न्यू डबल डैश बराबर न्यू जीरो और ये आ जाएगा u अपॉन यू प्लस us। आवृत्ति कम हो जाएगी, आवृत्ति कम होगी मतलब नीचे प्लस का साइन लेना पड़ेगा। तो न्यू डबल डैश बराबर 400 गुणित ये हो जाएगा 340 और नीचे जोड़ देंगे तो 340 और 10 350। अब आप न्यू डबल डैश का मान निकाल चुके और हल करने पर ये प्राप्त होगा 388.57 हर्ट्ज। तो ये तो पहला वाला उत्तर हो गया और ये दूसरा वाला उत्तर हो गया। अब अगर हम सेकंड पार्ट पर देखें तो ये कहता है कि दोनों ही प्रकरण में ध्वनि की चाल क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि की चाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कोई सोर्स गमन करता है तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं कि श्रोता या स्रोत की गति से ध्वनि की चाल अप्रभावित रहती है। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।